It's me Mohammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, आज हमने MD-CAT का लेक्चर नंबर 14 पढ़ना है और ये लेक्चर UHS फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक 4 से एसोसिएटेड है, केमिकल बॉन्डिंग. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि आज के लेक्चर 14 में हमने पढ़ना क्या है, UHS टॉपिक क्या है जिसके बारे में डिस्कशन करनी है केमिकल बॉन्डिंग को ध्यान में रखते हुए. सो आपके सामने स्लाइड पे सिलेबस मौजूद है. इसमें आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस लिखा गया है, टॉपिक नंबर बताया गया है, कंटेंट्स जो लिखे गए हैं, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पोलैरिटी, इनकी बात की जाएगी. बट डेफिनेटली उससे पहले हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, हम डॉट एंड क्रॉस मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह आते हैं. फिर इसके अलावा बॉन्डिंग में कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड का ट्रेंड डॉट एंड क्रॉस मॉडल में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है जैसा कि मौजूद है. फिर इसी तरह हम लोग वेस्पर थ्योरी की बात करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे और कुछ तस्करा एमओटी का भी करेंगे फॉर द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सिर्फ एक वर्ड बॉन्डिंग में ये तमाम चीजें आती हैं. फिर उसके बाद हम बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एटसेट्रा, ये जो तमाम चीजें इनको पढ़ेंगे. सो लेक्चर का आगाज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. व्हाइट बोर्ड पे देखें. सबसे पहले मैंने आपका जो MD-CAT का लेक्चर नंबर 14 है उसमें केमिकल बॉन्डिंग में आयोनिक बॉन्ड का तस्करा किया है, क्योंकि ये हमारे पास UHS सिलेबस की हायरार्की में पहले आता है. व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक बॉन्ड? एक ऐसा बॉन्ड जो दो आयंस के दरमियान में हो. हम जानते हैं हमारे पास मेटल्स, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन, दे बिकम केटाइंस, एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, दे बिकम एनाइन. वो बॉन्ड जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड. और इसका एक दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बॉन्ड बनता है. सिंपल डेफिनेशंस हैं, वी आर गोइंग टू रिवाइज, और इसके बाद MCQs की प्रैक्टिस भी है. सो ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं. हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस के सिनेरियो में देखते हैं. ये जो मैंने लाइंस लिखी हैं, दीज आर द वर्थ इंपॉर्टेंट MCQs एंड वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पे MCQs बनते हैं MD-CAT के. आप देखें, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस अगर दो एटम्स के दरमियान 1.7 से ज्यादा है तो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड. क्लियर है? ये पॉइंट अहम है. और आप लोग जानते हैं कि अगर 0.5 और 1.7 के दरमियान में कोई बॉन्ड होता है तो उसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. और अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 0 हो, जैसा कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में होता है, और 0.4 तक हो, जैसा कि हाइड्रोकार्बन्स में होता है, तो उसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. लेकिन अभी हम आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं. ये पॉइंट याद रखिएगा, ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है. बहुत इंपॉर्टेंट MCQ. ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ MD-CAT का बनता है. पता है क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म की जस्टिफिकेशन दी जाती है कि आयोनिक बॉन्ड do not show isomerism because isomerism is a directional property and ionic bond is a non-directional bond. That's why ionic compounds do not show the property of isomerism. Clear हो गया? अभी मैं इनके compounds की भी बात करूंगा. But the main points, ये मैंने इसको बता दिया. Bond between the atoms of low ionization energy. हम जानते हैं metals easily electron lose करती हैं, उनकी ionization energy low होती है, periodic table में left side पे पाई जाती हैं. जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो वो जल्दी केटाइन बन जाएगा. एंड डेफिनेटली जब राइट साइड पे जाते हैं तो नॉन मेटल्स हैज द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, एनर्जी रिलीज करती हैं, उनका ऑक्टेट फिलअप होता है, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है. We know the amount of energy released or absorbed when one electron is added into the valence shell of an atom in the gaseous state, that is called as electron affinity. So ये भी एक MCQs की फॉर्म में पूछा जा सकता है. This is the MD-CAT class. We must focus on all these points. हमारे पास आयनिक बॉन्ड केटाइन एनाइन के दरमियान बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है, उन दो यूनिट्स के दरमियान, उन दो एटम्स के दरमियान बनता है जिसमें एक की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है और दूसरे की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है. ये भी पॉइंट याद रखना है. फिर ये तमाम, उसका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का नाम भी लिख दिया. इसके अलावा एक और नाम है कर्नल बॉन्ड, KERNEL, कर्नल बॉन्ड. वो भी आयनिक बॉन्ड को कहते हैं, बट दैट इज नॉट रिगार्डिंग विद योर MD-CAT सिलेबस. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. अब मैं कुछ पॉइंट्स की बात करता हूं. प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले भी, सॉलिड्स में भी, बट वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग ऑल द डाटा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं हमारे इस यूनिट में. सो हमारे पास ये जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है. यू नो ना, आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. सो दैट्स व्हाई हमारे पास ये सॉलिड स्टेट्स में पाए जाते हैं. जारी बात है, ये आयनिक मटेरियल है तो आयंस बनते हैं, आयोनाइज होते हैं. पोलर सॉल्वेंट्स में आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं होते. वेरी सिंपल, यू नो दैट. फिर उसके बाद हम बात करते हैं, डेफिनेटली हमारे पास आयनिक बॉन्ड टूट के आयनाइज हो जाता है. पानी में डिसॉल्व करें, पोलर सॉल्वेंट में जल्दी आयोनाइज हो जाता है, और जैसे ही आयंस बनते हैं इनकी रिएक्टिविटी हो जाती है. सो इनकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है.
आयोनिक कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्लियर है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी जल्दी हाइड्रोलाइज होंगे, उतना ज्यादा रिएक्शन होगा। सो ये भी पॉइंट्स हैं। ऑफ कोर्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एमडीकैट आई एम शेयरिंग। आप जानते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड तो आयोनिक बॉन्ड से वीकर होता है। अब मैं इस इंफॉर्मेशन जो कि दोनों सही इंफॉर्मेशन है शेयर करने के बाद कि आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से वीकर है, एक बॉन्ड की बात की। अब मैं इससे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर करने जा रहा हूं। मेरे पास जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एमडीकैट मैंने लिखा भी है। बट जो कोवेलेंट कंपाउंड है जिनमें कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क पाया जाता है, लाइक डायमंड, लाइक सिलिका, यू बेटर नो, तो ये भी एमडीकैट का एमसीक्यू है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, इवन हायर देन द आयोनिक बॉन्ड्स। क्योंकि यहां पे बेशक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है लेकिन जब कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क बनता है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। क्लियर है? सो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। मैं सारे रिलेटेड डाटा आपसे शेयर कर रहा हूं। हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स आयंस हैं, लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, तो ऑफ कोर्स आयंस तो मूव नहीं कर रहे, दे आर लोकलाइज्ड, सो दे आर नॉन कंडक्टर, बट दे आर कंडक्टर्स इफ इन द मोल्टन फॉर्म, यानी आयनाइज हो जाए, क्रिस्टलाइटिस खत्म हो जाए, या सॉल्यूशन फॉर्म में। जब ये आयंस की फॉर्म में होंगे तब ये कंडक्टिविटी करेंगे, अदरवाइज ये कंडक्टर नहीं करेंगे। ये मैं प्रॉपर्टीज इसलिए बोल रहा हूं और मैं कोरिलेट करके बोल रहा हूं कि ये तमाम इंफॉर्मेशंस को वो एमडीकैट के एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करता है। मैं अभी आपसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। सो ये डाटा आपके सामने शेयर किया गया। एक सिंपल मैंने मेथड शो किया कि कैसे एक आयनिक बॉन्ड बनता है। एक केटाइन है गैसियस फॉर्म में, एक एनाइन है गैसियस फॉर्म में, ये दोनों मिलकर सॉलिड क्रिस्टलाइटिस बनाते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when a crystal lattice is formed from its gaseous sign, that is called as lattice energy, enthalpy change, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें भी इसकी बात की जाएगी। सो वो मैंने आपके सामने लिख दी है। सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी -787 किलोजूल्स पर मोल है, ये आप याद रखेंगे। अब मैं कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को जो कि आयनिक बॉन्ड के हवाले से हैं और इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम डॉट एंड क्रॉस मॉडल पे जाएंगे, बिकॉज इन एमडीकैट वी हैव टू वर्क ऑन द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आप स्लाइड देखें, आपके सामने है जी। तो डियर स्टूडेंट, स्लाइड्स में आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद ईच अदर। अभी मैंने बोला पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड कि लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा 1.7 से ज्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। उसने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये एमडीकैट के पास्ट पेपर में आया हुआ है जिसलिए आपको प्रेजेंट किया गया। वो क्वेश्चन कह रहा है, डिफरेंट ग्रुप्स बता रहा है और कहता है बताओ भाई कौन सा इनमें आयनिक बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। सो अगर हम जनरल ट्रेंड को देखें जो मैंने डिस्कस किया, अल्फा ऑप्शन में कहता है 1A 2A, ये कौन सी है? 1A अल्कली मेटल्स, 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एंड 6 and 7A chalcogens and halogens। ग्रुप 1A 7A 2A 6A इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा है। सो यही ऑप्शन मेरा आंसर है। अगर मैं बाकियों को देखता हूं तो उनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बहुत कम है, ये एक्सट्रीम्स पे पाई जाती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर व्हिच इज वेरी मच क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। सो एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, आयनिक बॉन्डिंग के हवाले से है। एन आयनिक कंपाउंड A+ और B- इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन। उसने दो आयंस बता दी, केटाइन और एनाइन, उनके दरमियान बॉन्ड आयनिक बॉन्ड ऑफ कोर्स जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कहता है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इज हाई एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ B इज लो। ये मैंने अभी पॉइंट बोला था, पास्टुलेट बोला था जो कि आपके सामने था। अब उसको ध्यान में रखिए और आंसर कीजिए। मैंने स्टेटमेंट ए पढ़ी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है। बीट ऑप्शन में कहते हैं द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A जो कि केटाइन है इज लो, यस, एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ B इज हाई। हाँ ना, यही तो कहा था कि हमारे पास एक एलिमेंट जो केटाइन बना रहा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो और वो एलिमेंट जो A9 बना रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई हो, इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। और ये भी एमडीकैट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने शेयर किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बीटा इज माय करेक्ट ऑप्शन जो कि आपके सामने प्लेस की गई है। एक और एमसीक्यू, क्योंकि दिस इज एमडीकैट, दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस लेक्चर कि हमने डिफरेंट चीजें पढ़नी है। क्वेश्चन आपके सामने है, all of the following are examples of ionic bond, very simple, except अब आपने देखना है मेटल और नॉन मेटल कौन सी हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस का सिनेरियो क्या है। पीरियोडिक टेबल में दो ग्रुप्स के दरमियान जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, दो ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं उनका गैप कितना इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का। सो अगर हम देखते हैं तो अल्फा ऑप्शन KBr
उसने कहा कि जो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, अल्फा बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड भी आयनिक बॉन्ड बनाता है, मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है। सोडियम ऑक्साइड में भी हमारे पास अभी पढ़ के आए हैं 1 और 6 से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मैक्सिमम। सो डेल्टा ऑप्शन ये एक और बड़ा पॉपुलर एमसीक्यू है। एल्युमिनियम क्लोराइड दिखने में मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, बट इनका जो बॉन्ड है एल्युमिनियम क्लोराइड का, दैट इज नॉट आयोनिक, दैट इज पार्शियली आयोनिक। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, गॉट इट, जिसमें लिवियस एसिड की केमिस्ट्री भी आती है। बहुत खूबसूरत सवाल जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम अमूमन आयनिक बॉन्ड में जो 1.7 का स्टैंडर्ड है उसको चेक करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच दिस क्वेश्चन आपके सामने है। इन HF बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस इज 1.9, हाँ 2.1 और 4.0 1.9, गॉट इट। व्हाट इज द टाइप ऑफ द बॉन्ड इन HF? एक्सेप्शनल केस है, बहुत प्यारा एमसीक्यू है। मैं डियर स्टूडेंट्स नॉर्मली ज़हन में आता है कि 1.7 से ज्यादा 1.9 है तो इट विल बी एन आयनिक बॉन्ड। सॉरी, द बॉन्ड इन HF इज highly polar covalent bond. Why the bond with the electronegative difference 1.9 in HF is still polar covalent bond? Why? Because H positive ion does not exist independently. Because H positive ion means only proton, and proton can never exist. So whenever we will talk about the hydrogen, we can say that this is highly polar positive H positive ion. Yes, but we can never say कि ये खाली प्रोटॉन है because that does not exist independently. लाजमी शेयरिंग होगी। ये बहुत खूबसूरत कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखेंगे और जो आपको अंडरस्टैंड करने में मदद करेंगे कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, किसके दरमियान बनता है। अब हम डॉट एंड क्रॉस मॉडल की तरफ जाते हैं, एमडीकेआर लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। एक और आसान तरीन कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया, डॉट एंड क्रॉस मॉडल बताना जरूरी है, रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि एमडीकेट के सिलेबस में है। सवाल किस तरह आएंगे वो भी मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। पहले मैं सिंपल उसकी ब्रीफ हिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहा हूं। डॉट एंड क्रॉस मॉडल, हमारे पास कोई भी बॉन्ड बनता है, एक एलिमेंट बी एलिमेंट, दो एलिमेंट है डिफरेंट ए और बी के दरमियान, एक इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो करेंगे, दूसरे को क्रॉस से शो करेंगे। यही इसकी फिलॉसफी है। हमारे पास डॉट एंड क्रॉस मॉडल में जो एक बॉन्ड है वो एक डॉट और एक क्रॉस से शो होगा, एक डॉट और एक क्रॉस से शो होगा। अगर आप लोगों के पास कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वॉच दिस, ये दो हाइड्रोजन के एटम है, सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन इज द फादर ऑफ एलिमेंट्स, वेरी कॉमन। एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने एक डॉट से शो किया, दूसरे को मैंने, हालांकि एक ही जैसे एटम है लेकिन डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं क्रॉस से, तो ये देखिए शेयरिंग होगी। ये जो सिंगल लाइन है दैट इज द बॉन्ड, ये एक डॉट और एक क्रॉस एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, अगेन क्लोरीन की बात कर देता हूं, सिंपलेस्ट एग्जांपल्स दिए ना, आप देख सकते हैं इसका डॉट इसका क्रॉस, ये दोनों शेयर होकर एक सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। क्लोरीन में हमें पता लग रहा है दोनों का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, उसका डॉट उसके क्रॉस के साथ शेयरिंग करता है, उसका क्रॉस उसके डॉट्स के साथ शेयरिंग करता है, वेरी सिंपल। फिर HBr का रिलेशन है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आपने नोट की है वो ये कि जब मैंने HBr का कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, पोलर है, पोलैरिटी है, थोड़ी सी सेपरेशन ऑफ द चार्ज होगी। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दो न्यूक्लियर के एग्जैक्ट दरमियान में नहीं है, लेकिन ये जो डॉट एंड क्रॉस मैंने शो किया स्लाइटली टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शो किया है। तो MDCAT माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताएं कौन सा स्ट्रक्चर सही है। आपको दिखने में डॉट और क्रॉस सारे बिल्कुल सही भी नजर आएंगे, गलत होंगे तो आप आसानी से चूज कर लेंगे, लेकिन अगर सिमिलर नजर आए तो फिर आप देखेंगे कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी तरफ डॉट एंड क्रॉस जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस तरफ होगा, लाइक दिस। तो ये आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया। फिर अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की केमिस्ट्री में भी डॉट एंड क्रॉस मॉडल को ज़हन में रखना चाहिए। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, जिसे हम सेमी पोलर बॉन्ड्स भी कहते हैं। ये दोनों नाम ए लेवल्स एंड एफएससी में डिस्कस किए गए हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इन MDCAT में ये पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली है तो कोवेलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही बनता है ना, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कहते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, बट इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड फ्रॉम वन डोनर। वो जो एक बॉन्ड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक पार्टनर की तरफ से आए होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको सेमीपोलर पता क्यों बोलते हैं? ऑफ कोर्स जब एक इलेक्ट्रॉन डोनर अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और रिसीवर के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आयंस नहीं बनेंगे लेकिन पोलैरिटी आ जाएगी। एग्जांपल आपके सामने है, वॉच दिस। मैंने अमोनिया का पहले डॉट एंड क्रॉस कंप्लीट लिखा, एग्जैक्टली यहाँ पे ज्योमेट्री की एक्सप्लेनेशन नहीं होती। डॉट एंड क्रॉस मॉडल में
ज्योमेट्री की एक्सप्लेनेशन नहीं होती, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। ये BF3 है, अब ये लीविस एसिड है, इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर। अमोनिया लीविस बेस है, ये भी दो एमडी कैट के क्वेश्चंस हैं, बिकॉज इट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। अब नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है जी, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये लीविस स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसमें मैं एरो हेड लगा दूं, ये डॉट एंड क्रॉस मॉडल है। अब देखें मैंने बॉन्ड तो शो किया है, लेकिन यहां से डोनेशन टुवर्ड्स बोरोन गई है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं आपको समझाने के लिए। बुक्स में मेंशन भी किया होता है कि भाई दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि एरो हेड से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन इनफैक्ट आप जानते हैं कि डॉट एंड क्रॉस मॉडल में सिर्फ डॉट एंड क्रॉस की बात करनी है। ये आपको समझाने के लिए मैं शो अप कर रहा हूं, लेकिन ये आएगा नहीं। तो ये मेरे पास जो लोन पेयर है, इसमें डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, और यहाँ पे दोनों के दोनों डॉट्स हैं, which represents that this bond is being formed by the donation of an electron pair from the nitrogen. क्लियर है? सो वेरी सिंपल केमिस्ट्री जो कि आपके सामने है। कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जो डॉट एंड क्रॉस मॉडल में आपके सामने रखे गए हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और शेप आप देखिएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके सामने, आप वो क्वेश्चन देख रहे हैं डॉट एंड क्रॉस मॉडल के मुताबिक जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की उससे रिलेटेड। क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट ओबे डॉट एंड क्रॉस मॉडल डायग्राम। डॉट एंड क्रॉस मॉडल की पूरी डिस्क्रिप्शन हमें आती है, अब हमने शक्ल देख के अंदाजा करना है कि कौन सा डॉट एंड क्रॉस मॉडल की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहा। अगर मैं ऑप्शन ए देखता हूं तो उसमें मेरे पास बिल्कुल जेन्युइन डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगर मैं बीटा ऑप्शन देखता हूं तो ये मेरे पास कार्बन, ऑफ कोर्स मेरे पास ये शेयरिंग कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का उसने बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, 4 हाइड्रोजन के हैं, रिप्रेजेंटेशन ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो एक बॉन्ड है दैट इज डॉट एंड क्रॉस, बिल्कुल ठीक है। वह स्टूडेंट्स, अगर मैं चार्ली ऑप्शन देखता हूं तो क्या पॉइंट है जो गलत है? बहुत खूबसूरत सवाल है। चार्ली इज माय आंसर। चार्ली में आप शेप देख रहे हैं कि जो मेरे पास ऑक्सीजन के नीचे वाला हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनाया गया है उसमें दोनों क्रॉस हैं, एक डॉट एंड क्रॉस नहीं है। ये है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो कि एमडी कैट में पूछा जाता है कि डॉट एंड क्रॉस जैसे सिंपल कॉन्सेप्ट को किस तरह कॉम्प्लिकेट कर सकता है। इस एमसीक्यू से मैंने एलैबोरेट किया जो कि आपके सामने है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं वेस्पर थ्योरी की, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। माय डियर स्टूडेंट, यू नो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, बहुत आसान थ्योरी है। इसके मेन पॉइंट्स भी मैंने लिख दिए हैं, इसके अलावा जो स्पॉटिंग पॉइंट्स हैं मैं बोलूंगा और फिर उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। हमारे पास ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को पहली दफा एक्सप्लेन करने जा रही थी। हम जानते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड वेस्पर थ्योरी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन एमओटी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं करती। इसके अलावा हर चीज को डिस्क्राइब करती है, चाहे वो डायपोल मूवमेंट हो, चाहे बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड एनर्जी, एवरीथिंग। बट वेस्पर थ्योरी और वीबीटी शेप्स एक्सप्लेन करती हैं, एमओटी एक्सप्लेन नहीं करती। हम वेस्पर थ्योरी को पढ़ेंगे। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसके नाम से ही जाहिर है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, गॉट इट। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको बोलते हैं लोन पेयर। जो बॉन्ड बना रहा होता है दो न्यूक्लियाई के दरमियान, एक इसका इलेक्ट्रॉन यूनिट का, एक इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों का जो पेयर उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। सो गॉट इट। आपके सामने एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल एक पॉइंट हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरह के, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर हो गया, फिर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द रिपल्शन। हमारे पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट पूरा कर लिया, पेयर्स मौजूद हैं। अब नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, वो रिपेल करके अपने आप को इस मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे एडजस्ट करते हैं कि मिनिमम रिपल्शन हो जाए। गॉट इट। अब उस मिनिमम रिपल्शन का सिनेरियो क्या है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह की रिपल्शन शो करते हैं? वेरी सिंपल, यू बेटर नो। हमारे पास लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है। क्यों? लोन पेयर हैज अ लिटिल बिट मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाई? बिकॉज दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ने कंट्रोल करना होता है, जबकि बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियाई ने उनको टाइट अप किया होता है, वो इतना फ्री मूव नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम रिपल्शन लोन पेयर के दरमियान, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान, और मिनिमम रिपल्शन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में होती है। ये एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ये पॉइंट्स इसलिए हाईलाइट किए हैं। इसके अलावा मैं बातें भी मजीद कर रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। फिर एक और पॉइंट है, खूबसूरत पॉइंट ये है कि वेस्पर थ्योरी में आपके सामने मैं एग्जांपल की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा अभी नेक्स्ट बोर्ड पे,
डबल बॉन्ड आ जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। बट वेस्पर थ्योरी के मुताबिक दो एटम्स के दरमियान जितना भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, चाहे एक बॉन्ड है, चाहे दो, चाहे तीन, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, दे विल बी शोन बाय सिंगल लाइन। क्योंकि हाँ, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, दो न्यूक्लियस करीब आ जाएंगे, सारी बातें हैं, बट दे विल बी रिप्रेजेंटेड एट द सिंगल लाइन। एक और बात आप एमडी कैट के एमसीक्यूज में पढ़ेंगे, और मैंने इंशाल्लाह उसको मजीद अगर टेस्ट हुआ तो उसमें डिस्कस भी करूंगा आप लोगों के साथ, अब एग्जांपल्स भी शेयर करता हूं। बट डियर स्टूडेंट्स, वो वेस्पर थ्योरी के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेगा ना, दो एटम्स के दरमियान, तो भले दो बॉन्ड बन रहे हो, भले तीन बॉन्ड बन रहे हो, वो कॉमनली जो वर्ड यूज करता है अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी, वो कहता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करता है ना, जो एक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि शेप में उसने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है, इसकी एग्जांपल आएंगे, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद एक और पॉइंट है लोन पेयर इफेक्ट द शेप। अच्छा सवाल है, वेस्पर थ्योरी में जो शेप्स रिप्रेजेंट की जाती है, मेरा पॉइंट सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। एक होती है ज्योमेट्री, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री होती है ना, उसमें लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर दोनों की इन्वॉल्वमेंट को कंसीडर किया जाता है। एक होती है शेप, शेप में सिर्फ बॉन्डेड एटम्स को देखा जाता है। मैं एग्जांपल से जस्टिफाई करूंगा, आपके पास जब वेस्पर थ्योरी शेप एक्सप्लेन कर रही होती है तो उसमें आप सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को कंसीडर करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि लोन पेयर जो वैलेंस शेल में मौजूद है, भले वो शेप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा, बट दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द बॉन्ड एंगल्स एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये कुछ मेन पोस्टुलेट्स पढ़ लिए। अब वेस्पर थ्योरी की कुछ एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, वेस्पर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हमने देखे हैं, जिनको डिस्कस किया, अब उनके मुताबिक हमारे पास जो बुक में टेबल बना हुआ है उसकी बात करते हैं। हम लोग जानते हैं, सबसे पहली लाइन आप व्हाइट बोर्ड पे देखें मैंने क्या लिखी है। मैंने स्टेटमेंट लिखी है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू बॉन्ड पेयर्स, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। वेस्पर थ्योरी में एक्सप्लेन ही तब होगी जब कम से कम दो बॉन्ड पेयर्स होंगे, एक बॉन्ड पेयर के साथ कोई शेप रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। तो ये पॉइंट एमडीकैट के एमसीक्यूज में पूछा गया है, जिसकी मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको, ठीक है, जैसे कि स्लाइड शो करता हूं। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अब बाकी केसेस हम देखते हैं। मैंने AB2 टाइप लिखा, AB2 टाइप मीन इसमें सारे के सारे दोनों के दोनों दो बॉन्ड पेयर्स ही हैं, AB2 टाइप। अब ये मैंने कहा कि दो के दो बॉन्ड पेयर्स हैं। ऑफ कोर्स देखें, मिसाल दी है BeCl2 एंड HgCl2। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो टेबल बना हुआ है उसमें जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो आपने लाजमी याद करनी है, जो मैंने लिख भी दी है यहाँ पे, और मजीद समझा भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल एमडीकैट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकते हैं मोलेकुलर फार्मूला लिखे, बताओ इसकी शेप क्या है, इसके अंदर क्या जो कॉम्बिनेशन है, कितने लॉन पेयर्स, कितने बॉन्ड पेयर, तो इसका आपको पता होना चाहिए। बहरहाल एग्जांपल आपके सामने है, BeCl2 लीनियर, बेरिलियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो क्लोरीन के साथ वो कॉम्बिनेशन करता है, दो ही बॉन्ड पेयर होते हैं, सो BeCl2 लीनियर स्ट्रक्चर है। बिल्कुल इस तरह HgCl2 भी एक लीनियर स्ट्रक्चर है। जब लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। यहाँ पे एक बात याद रखें, मैंने किसी हिब्रिडाइजेशन की अभी बात नहीं की, क्योंकि वेस्पर थ्योरी में अभी हिब्रिडाइजेशन का सिनेरियो नहीं है, वो VBT में आएगा। दूसरा, मैंने ज्योमेट्री एंड शेप के ऊपर एम्फसाइज नहीं, मैं सिर्फ शेप की बात कर रहा हूं, गॉट इट। सो ये आपने ज़हन में रखना है। अब आगे चलते हैं AB3। अब AB3 में दो तरह के केस आ सकते हैं, वेरी सिंपल सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू। मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर्स, 3 के 3 यानी AB3 में ऑल 3 ऑफ द बॉन्ड पेयर्स, या इसको मैं 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर कहूं तो मैं इसको फिर AB2E कैटेगरी कह सकता हूं, E को लोन पेयर कह दें, या इस स्टेटमेंट को एज इट इज लिख दूं जो आपके काम आ सकती है। आपको पता लग जाएगा भाई अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज होंगी वेस्पर में, या तो 3 के 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे, या कम से कम 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। और डाटा आपके सामने मैंने लिख दिया है, ये पॉइंट्स एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। हमारे पास अगर 3 बॉन्ड पेयर्स हैं तो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, एक प्रॉपर ट्रायगोन बन रही है और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, AlCl3 BF3 BH3। ये एग्जांपल्स, NH3 नहीं, NH3 में एक लॉन पेयर का सिनेरियो डिफरेंट है, उसकी एग्जांपल और है। तो ये मैंने जो आपकी बुक के मुताबिक डाटा वो लिखा है कि आपके पास इस केस में 3 के 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और कोई लॉन पेयर नहीं है, ठीक है। फिर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात है ना, उन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 बॉन्ड पेयर आ गए और 1 लोन पेयर आ गया, वेरी सिंपल। वॉच दिस, बेंट एंगुलर होगा। क्यों बेंट एंगुलर क्यों होगा? क्योंकि सर लॉन पेयर है, लॉन पेयर को हमने वेस्पर के मुताबिक शेप में डिस्कस नहीं करना, शेप में बॉन्डेड एटम ही आएगा,
क्लियर हो गया ये पॉइंट जो मैंने वादे किया था। एग्जांपल्स मैंने दे दी हैं SnCl2 की, SO2, और यहाँ पे देखें कॉमनली अगर आप देखते हैं आपको पता है कि अगर हम एडवांस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमारे पास SO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बन रहा होता है लाइक दिस। तो इसको मैं एक सिंगल लाइन से क्यों शो कर रहा हूं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी मैंने पोस्टुलेट बोला था कि दो एटम्स के दरमियान जितने भी बॉन्ड बने दे विल बी शोन बाय अ सिंगल लाइन अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी व्हाइल डिस्क्राइबिंग द शेप। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट भी आपने ज़हन में रखना है। बहरहाल मेरे पास ये एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। अब जब मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर थे तो परफेक्ट ट्रायंगल थी, 120 डिग्री एंगल था। यहां पे पॉइंट मैंने लिखा लेस देन 120। सर लेस देन 120 क्यों लिखा? हाँ ना चले जी, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, पोजीशन में तो 120 एंगल आना चाहिए। मैंने अभी बताया था पोस्टुलेट्स में कि लोन पेयर की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ज्यादा होती है, वो ज्यादा रिपल्शन शो करेगा। इस वजह से ये जो लोन पेयर रिपल्शन शो करेगा तो ये दोनों तरफ से इनके एंगल को शॉर्टन कर देगा, इनको सप्रेस करेगा। इनके दरमियान तो बॉन्ड पेयर्स के दरमियान मिनिमम रिपल्शन है, ये करीब आ जाएंगे, अफोर्ड हो जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि इनकी रिपल्शन इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन लॉन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से इनके ऊपर स्ट्रेस आएगा, ये बॉन्ड शॉर्टर देन 120 हो जाएगा। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये कॉन्सेप्ट है, बड़ी सिंपल केमिस्ट्री है। लेकिन एमडी कैट के क्वेश्चन में जब क्वेश्चन सामने आता है स्टूडेंट कैन बी कंफ्यूज। आई एम पुटिंग ऑल माय एनर्जी ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ताकि आप समझ सकें, ज़हन नशीन कर लें, सो दैट यू बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट। ठीक है, अब AB4 टाइप की बात करते हैं। उसने लिखा है, अब मैंने वही कैटेगरी, अगर मेरे पास AB4 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और 4 के 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, सिंपल, अगर 4 के 4 बॉन्ड पेयर्स हैं तो टेट्राहेड्रॉन बनेगी, 109.5 एंगल होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। अभी जो मैंने पहली कैटेगरीज एक्सप्लेन की हैं, ये जितने भी मैंने मतलब आपके सामने AB2 या AB3, तो दे वर 2 डायमेंशनल, दे वर प्लेनर स्ट्रक्चर। लेकिन जब हमारे पास टेट्राहेड्रॉन आ जाती है तो दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 109.5 एंगल आ जाता है। एग्जांपल्स आपके सामने सिंपल, CH4 यू नो, SiH4, CCl4 और NH4 प्लस। खूबसूरत कॉन्सेप्ट। हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। सर NH3 अमोनिया, हाँ उसमें 3 हाइड्रोजन थे, 3 बॉन्ड पेयर थे, एक लोन पेयर था, वो पिरामिडल था जिसको भी पढ़ेंगे। लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया हाइड्रोजन को, बेशक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट यू बेटर नो बॉन्ड तो है ना, और एक जैसे एटम्स ही हैं। याद रखिएगा 2 पॉइंट्स, हमारे पास परफेक्ट ज्योमेट्री हमेशा तब डिस्टर्ब होती है, मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी एक्सप्लेन करूंगा, तब डिस्टर्ब होती है जब हमारे पास कोई लॉन पेयर आ जाए या हमारे पास एक हेट्रो एटम आ जाए सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द। इन दोनों में से कोई भी केस हो जाए तो परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं रहती। क्योंकि हमने वीबीटी में इसकी डिटेल पढ़नी है तो उसकी बात बाद में करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दी है AB4 टाइप में, मैंने चारों बॉन्ड पेयर बताया है। तो चाहे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो, ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर आंसर करना है कि चूंकि चारों एटम हाइड्रोजन के हैं, भले नाइट्रोजन एक को लोन पेयर दिया है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। गॉट इट? बिल्कुल इसी तरह हमारे पास है 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर। AB4 टाइप है ना, मसलन जैसे मैंने अभी नाम लिया था PH3 ग्रुप 5A के एलिमेंट नाइट्रोजन NH3 और H3O पॉजिटिव, ये भी बिल्कुल इसी सिनेरियो में आएगा। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। सर ये तो समझ में आता है कि इसका लोन पेयर है, इसका लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है, पिरामिडल शेप बनती है। ये शेप्स MCQs में पूछी जाती हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इट्स वर्थ इंपॉर्टेंट। गॉट इट? लेकिन H3O की शेप क्या है? H3O पॉजिटिव। आपके सिर में कॉन्सेप्ट है कि H2O बेंटेंगुलर होता है, उसमें 2 लोन पेयर होते हैं। सेम केमिस्ट्री जो मैंने एक्सप्लेन की NH3 के बारे में, जब वो NH4 बनता है, बिल्कुल इसी तरह H2O जब उसमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करती है H पॉजिटिव आयन को बाय द डिल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो हमारे पास अब 3 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से अटैच हो गए ना, इसकी शेप भी पिरामिडल हो जाएगी क्योंकि इसके पास अब एक लोन पेयर बच गया और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। वही ज्योमेट्री ऑब्टेन करेगा जो कि इसके पास मौजूद है बाकियों के केस में। एक और बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे जैसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम से अटैच होते हैं, NH3 जानते हैं इसका बॉन्ड एंगल क्या है? 107.5, NH3 बॉन्ड एंगल 107.5 के। NF3 सिनेरियो तो वही है,
हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ गया, उसका बॉन्ड एंगल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 102 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल कम क्यों हो गया, इसका पिरामिडल जो ज्योमेट्री है उसका एंगल कम क्यों हो गया, क्यों शॉर्टन हो गया, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता जाएगा उसका बॉन्ड स्ट्रेच नहीं होगा, उसका बॉन्ड क्लोजर होता जाएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता जाएगा, रिपल्शन कम होती जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल शॉर्टन होता जाएगा। बहुत अहम पॉइंट मैंने बताया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम योर ऑर्डिनरी बुक, और एमडी कैट में इस कॉन्सेप्ट को वो यूज करता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता जाता है सेंट्रल एटम के गिर्द, बॉन्ड एंगल छोटा होता जाता है, ये याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी जो है वो रिमेनिंग है Ab4 टाइप की। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने बोर्ड पे देखें, ये Ab4 टाइप, अब इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। वेस्पर थ्योरी लोन पेयर्स को तो शेप में कंसीडर नहीं करती, इसलिए शेप में बॉन्ड पेयर्स कंसीडर होंगे, तो ये बेंट और वी शेप स्ट्रक्चर आएगा, और इसका बॉन्ड एंगल आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है कि लेस देन 109.5, मैंने 120 क्यों नहीं कहा भाई, बहरहाल लोन पेयर सही लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर तो हैं। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 होंगे तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री का जो एंगल है दैट इज 109.5, वो अलहदा बात है। हम जानते हैं कि लोन पेयर की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की वजह से रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, उस रिपल्शन की वजह से एंगल शॉर्टन हो जाता है, जिसकी वजह से 104.5 होता है वाटर में, बट वो 109.5 से आया है, वो इसलिए शॉर्टन हुआ है क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं। ये हमारे पास Ab2 टाइप एग्जांपल में H2 है, H2S है, और इसी तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स को कंसीडर कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं स्लाइड्स में, जो कि आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे जी। तो डियर स्टूडेंट, एक स्लाइड आपके सामने है जिसमें वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड डाटा जो मैंने शेयर किया, उस रिलेटेड एमडी कैट के क्वेश्चन, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने शेयर किए। क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द वेस्पर the shape and the bond angle of a covalently bonded molecule depends on। अच्छा जी, ऑप्शन ए कहता है the number of the pair of the electrons around the each central atom of a molecule। अच्छा देख लिया। उसके बाद कहता है shape and the bond angle of a covalently, shape की बात कर रहा है, वो बॉन्ड पेयर की बात होगी, ध्यान से। उसके बाद कहता है whether these pairs are lone pair or bond pair। ठीक है, हमें पता है, हम अभी आपके ऑप्शन को चूज करते हैं। वो कहते हैं लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस स्लाइडली क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल एटम। नहीं भाई, ये बातें शेप के वाले से फैक्ट का पूछा उसने, अभी मैं बात करता हूं। सो डेल्टा ऑप्शन में कहता है बोथ ए एंड बी। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन देखूं तो मेरे पास आंसर है डेल्टा। मैंने वेस्पर थ्योरी में ये तो 2 पोस्टुलेट एक्सप्लेन किए हैं, जो वो कह रहा है कि शेप में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, चाहे वो लोन पेयर है चाहे बॉन्ड पेयर है, इफेक्ट तो करते हैं ना लोन पेयर्स, गॉट इट। सो इस तरह कहता है विदर देस पेयर आर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, शेप को इफेक्ट करते हैं, लोन पेयर इफेक्ट जरूर करता है, बेशक कंसीडर नहीं किया जाता, ये मैंने पोस्टुलेट लिखा भी था। सो ये रिवीजन होगी, खूबसूरत सवाल जिसमें आप लोगों को बताया गया कि अल्फा एंड बीटा दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, करेक्ट हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमडी कैट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी तरह से टाइप किया गया, टेबल बना के आपके सामने प्रेजेंट किया गया, मैं क्वेश्चन बोलने लगा हूं, दिस इज द रिवीजन ऑफ द होल डाटा, ध्यान में रखिएगा। इसी तरह एमडी कैट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो जो मैंने सारी टाइप्स अभी आपके सामने पढ़ी हैं। कहता मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द वेस्पर। अच्छा, टेबल बनाया हुआ है उसने, माय डियर स्टूडेंट्स, वही बताया BeCl2, मैंने कहा था ना याद रखना है, sp हिब्रिडाइजेशन, ये हमारे पास वो दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है। नंबर ऑफ द बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ द लोन पेयर्स वेस्पर थ्योरी के मुताबिक, और साथ में उसने हिब्रिडाइजेशन का तस्करा करके VBT का इंटैक्ट भी किया है, क्योंकि जब हम पूरा लेक्चर पढ़ चुके होंगे तो डेफिनेटली उसमें भी ये चीज आ सकती है। तो ये एक एडिशन है, ये सवाल एमडी कैट में आया था, इसमें भी हम अपने वेस्पर के डाटा को चेक कर रहे हैं। सो अल्फा ऑप्शन तो उसने जो बताई है माय डियर स्टूडेंट वो तो ठीक है। बीटा ऑप्शन BF3 बता रहा है, sp2 हो गया, 3 बॉन्ड पेयर्स ही हैं, ठीक है, AX3 120 एंगल बिल्कुल ठीक है, शेप भी सही बता रहा है, ट्रायगोनल प्लेनर। चार्ली की बात करते हैं, इनकरेक्ट ढूंढनी है ना, SO2 sp2 बता रहा है, हिब्रिडाइजेशन ठीक है, ये मान लेते हैं। और कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स SO2, मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन में बताया, आप जानते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, और आपके ज़हन में है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड बनाता है, लेकिन मैंने कहा था कि वेस्पर थ्योरी में माय डियर स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वेस्पर थ्योरी में उसको
एक बॉन्ड पेयर के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। सो ये जो उसने कहा ना कि SO2 में वो जो चार्ली में कह रहा है कि 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, हम जानते हैं सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। सो ये ऑप्शन गलत हो गई है और बाकी डेल्टा ऑप्शन ठीक है बिल्कुल। ये जो ऑप्शन है ना चार्ली, ये गलत है और आप देखें इसकी करेक्ट फॉर्म भी आपके सामने डिस्प्ले की गई है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कंफ्यूजन से कैसे बचना है। एमडी कैट में क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैंने इन वर्ड्स पे एनर्जी पुट की है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दैट वाज अबाउट द क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, the repulsive forces between the electron pairs of the central atom of molecule is in the order of, लिखवाया था ना, ये 2013 एमडीकैट का क्वेश्चन है। वो सिर्फ सिंपल सी स्टेटमेंट कि मैक्सिमम रिपल्शन किस में होती है, लोन पेयर में, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होती है। तो जो उसने ऑप्शंस पूछी है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन अल्फा ही मेरा आंसर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको मेमोराइज करेंगे। सो वेल दैट वाज ऑल अबाउट द वेस्पर थ्योरी एंड विद मेनी एग्जांपल्स ऑफ द एमसीक्यूज। अब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एडवांस्ड थ्योरी है, वो तमाम रूल। अच्छा, इसमें एडवांसमेंट क्या है, इसने पहली दफा वर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट यूज किया, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, लेकिन इसने मोलेकुलर ऑर्बिटल का लफ्ज यूज नहीं किया, वो एमओटी ने किया था। अब वीबीडी में क्या होता है, वो कहता है बॉन्ड तभी बनता है कि जब आपके पास दो एलिमेंट्स जो मिल रहे हैं उनके पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हों। ये जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉन्ड, इसने मोलेकुलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया वीबीटी ने, अभी वो तो एमओटी ने किया था। बहरहाल एटॉमिक ऑर्बिटल की बात की, ये कहता है बॉन्ड बनता है, बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये जो भी बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग से बनता है, ऑपोजिट स्पिन आ जाते हैं। अब एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, जितनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। अब ये पॉइंट्स देखे मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं, इसमें से एमसीक्यूज आएंगे और आपको प्रीवियस प्रैक्टिस से अंदाजा भी हो गया होगा। एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल वीबीडी शेप करती है, मैं बता चुका हूं, ये भी शेप्स को एक्सप्लेन करती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड व्हिच आर गोइंग टू ओवरलैप टू फॉर्म अ बॉन्ड, बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर मेरे पास वो कहता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीजेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बोला ना अभी जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। फिर उसके बाद कहता है लीनियर ओवरलैपिंग और हेड ऑन कोलिजन, सिग्मा बॉन्ड की बात करता है, पैरेलल ओवरलैपिंग या साइडवे ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड बनाता है। बाकी सारे रिलेटेड बातें आप बेटर जानते हैं। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक लूप बनाता है, एक लूप बनाता है, एमडीकैट का क्वेश्चन है, मेरा वर्ड याद रखिएगा। पाई बॉन्ड में दो लूप्स बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, S4 सिग्मा, S4 स्ट्रॉन्गर, S4 मोर स्टेबल बॉन्ड, ठीक है। और ये मेरे पास जब बॉन्ड बनता है तो एक लूप बनता है, दो न्यूक्लियर के दरमियान में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रहता है। पाई बॉन्ड में पैरेलल ओवरलैप होता है, साइडवे ओवरलैप होता है, दो लूप बनते हैं। अबव एंड बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, मोर एक्सपोज्ड होता है, इसलिए ये कंपैरेटिव टू सिग्मा बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है। याद रखिएगा, ये आपकी वीबीडी के पॉइंट्स में बोल रहा हूं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, कि हमारे पास ओवरलैपिंग की सिमेट्री होती है, एक्सिस होते हैं, उसकी बेस पे ओवरलैपिंग होती है और उसकी बेस पे स्ट्रेंथ होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पॉइंट शेयर करने लगा और रिलेटेड डाटा है, बुक में एक्सप्लेनेशन इतनी नहीं इसकी दी गई, इसलिए बोल रहा हूं। मैं एमडीकैट का क्वेश्चन बोलता हूं। सिग्मा बॉन्ड मैंने बता दिया ना, आपके पास साइडवे हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, दो न्यूक्लियर के दरमियान में एक सिंगल लूप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का, क्लियर। नॉर्मली आप जानते हैं एस और एस ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। नॉर्मली हम ये भी जानते हैं, हिब्रिडाइजेशन अभी इसमें पढ़ा रहा हूं, कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, एमसीक्यू बोल रहा हूं। फिर हम ये भी जानते हैं कि पीएक्स ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब पॉइंट सुनिएगा, हम नॉर्मली जानते हैं कि सबशेल एस की एनर्जी कम होती है, सबशेल पी की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकर होती है जी। जिसकी एनर्जी कम होती है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है जी। पॉइंट सुनिएगा, एस एस ओवरलैप ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है कि पीएक्स। अच्छा, क्या सारे पी सब शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो मिलके पाई बॉन्ड ही बनाते हैं? नो सर, पी वाई और पी जी ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। पीएक्स और पीएक्स आपस में मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इंपॉर्टेंट मोस्ट थिंग, पीएक्स और पीएक्स बेशक इनकी एनर्जी एस सब शेल से ज्यादा है, बट पीएक्स और पीएक्स की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इतनी स्ट्रेंथन है कि इनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। एमडीकैट का क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, एस एस ओवरलैप, एस
px overlap या px px overlap, तो your answer will be px px overlap is the stronger bond, क्योंकि उसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी वॉच दिस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और ये बाकी पाई बॉन्ड की केमिस्ट्री बता दी मैंने, सारी डिस्क्रिप्शन कर दी है, लिखा कम और बोला ज्यादा है, और ये सारे वर्ड एमसीक्यूज के हैं। नो वॉच दिस मोर, मैंने जो लिखा हिब्रिडाइजेशन इसको रिपीट करते हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आपको की भी बताऊंगा, बड़ी यूजफुल बड़ी टेक्निक आपके काम आएगी। यू नो हिब्रिडाइजेशन एक ही शेल के सब शेल के ऑर्बिटल्स में होती है। ऐसा नहीं है कि एक सब शेल जो है वो सेकंड मेन ऑर्बिट का है और वो थर्ड मेन ऑर्बिट के किसी ऑर्बिटल से मिले, ऐसा नहीं होता। द प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम ऑर्बिट having different shapes and energies to form the equal number of the hybrid orbitals of same shape and energy। ये जितनी चीजें अंडरलाइन की है स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखी, ये सारे एमसीक्यूज हैं। ओके, अब हिब्रिडाइजेशन वीबीटी ने बताई, क्योंकि उसने मुझे बताया कि हमारे पास एक सेंट्रल एटम है, वो डिफरेंट शेल्स में डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन उसका जो बॉन्ड बनता है वो तो सिमिलर होता है, जैसे कार्बन। केमिस्ट्री ओल्ड हम जानते हैं सारी केमिस्ट्री। अब जब हिब्रिडाइजेशन होती है तो जितने भी ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। हिब्रिडाइजेशन की डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द 1s3p ऑर्बिटल sp3, 1s2p ऑर्बिटल sp2, 1s1p ऑर्बिटल sp एंड सिमिलरली dsp2 ऑर्बिटल्स। तो ये सारी डेफिनेशंस है। वीबीटी में आपको इन तीनों इन सारी शेप्स के बारे में पता होना चाहिए। एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर लें, एग्जांपल्स में प्रैक्टिस कराऊंगा कि sp3 मेरे पास टेट्राहेड्रल होती है, sp2 आप जानते हैं ट्राइगोनल प्लेनर होती है, sp लीनियर होती है, dsp2 में भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो sp3 में भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। फर्क क्या है? sp3 3 डायमेंशनल है, sp3 नॉन प्लेनर है, sp3 टेट्राहेड्रॉन है, dsp2 स्क्वायर प्लेनर है स्क्वायर प्लेनर है। गॉट इट? 90 डिग्री का एंगल पाया जाता है इसके दरमियान में, तो ये भी पॉइंट याद रखना। इन दोनों की डिबेट में फर्क आता है। बाकी डीएसपी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आ जाती है और ये ऑक्टाहेड्रल शेप्स आ जाती हैं। आपकी बुक में ये लिटरेचर मौजूद है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। अब जो काम की बात है, जो हेल्पफुल टेक्निक है वीबीटी के हवाले से मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक मॉलिक्यूल दे देता है, शेप्स तो मैंने बता दी, आपको याद हो जानी चाहिए, आप पता कर लेंगे। अचानक वो आपसे पूछते हैं एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बता के कि भाई बताओ इसकी हिब्रिडाइजेशन क्या है। हिब्रिडाइजेशन कैसे आंसर करेंगे? वो टिपिकल एग्जांपल्स के अलावा पूछ लेता है। मैं मिसाल के तौर पे माय डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछता हूँ NH3, इसकी हिब्रिडाइजेशन क्या आप लोगों को पता ही है। मैंने हाइब्रिडाइजेशन पूछी, मैंने उसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री पूछी, मैंने उसकी शेप पिरामिडल नहीं पूछी। अच्छा, हिब्रिडाइजेशन sp3 है, ये तो मुझे याद है। अगर मैं कोई और फार्मूला, मैं कह देता हूं NH2-, वॉच दिस, मैं अगर कहता हूं मिसाल के तौर पे, ये आप देखें माइनस, इसमें नाइट्रोजन की क्या हिब्रिडाइजेशन होगी? सो कंफ्यूजन आती है ना फॉर द टाइम बिंग। मेरी बात सुन ले, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी, एमडी गेट में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी। वॉच दिस, आपने पता क्या करना है, आपने देखना है कि जिस भी एलिमेंट की हिब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल में पूछ रहा है, जिस भी एलिमेंट की, पता ना मिनिमम हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होते हैं, कम से कम sp होती है, इससे नीचे नहीं होती, ठीक है। मैंने क्या देखना कि उस एलिमेंट की जिसकी हिब्रिडाइजेशन वो पूछ रहा है, उसके पास लोन पेयर्स कितने हैं और उस पर प्लस कर देना नेगेटिव चार्ज कितना है, और वो सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नेगेटिव चार्ज प्लस लोन पेयर, नंबर लोन पेयर्स प्लस नेगेटिव चार्ज प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। वॉच दिस, ऐसा जमा करने से अगर तो मेरे पास स्टीरिक नंबर आता है 2, इसको बोलते हैं स्टीरिक नंबर, आंसर इसका 2 आता है तो sp हिब्रिडाइजेशन है, 3 आता है तो sp2 हिब्रिडाइजेशन है, 4 आता है, so you can go for the sp3 and all data which I have written for you। क्लियर है? अब मुझे बताएं, मैं आपसे अगर क्वेश्चन करता हूं कि भाई इस NH2- में क्या हिब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन की, आप कहेंगे एक लोन पेयर, एक नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, टोटल नंबर 4 आ गया। 1 लोन पेयर प्लस 1 नेगेटिव चार्ज 2 एंड प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड 4, जिसकी हिब्रिडाइजेशन sp3 होगी। एमडी गेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत आसान करके ट्रिक बता रहा हूं। अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बताओ भी मुझे NH2 पॉजिटिव में, लेट्स सपोज कोई भी केस दे दूं, अब मुझे बताओ नाइट्रोजन की हिब्रिडाइजेशन क्या होगी NH2 पॉजिटिव में। आप कहेंगे 1 लोन पेयर प्लस नो नेगेटिव चार्ज प्लस 0
और 2 सिग्मा बॉन्ड 3, मेरे पास स्टीरिक नंबर आ गया 3, मैं कहूंगा इसकी हिब्रिडाइजेशन है sp2। गॉट इट। सो माय डियर स्टूडेंट, ये VBT की डिस्क्रिप्शन की है, थ्योरेटिकल, और इससे रिलेटेड हिब्रिडाइजेशंस को एक्सप्लेन किया है, और इससे रिलेटेड शेप्स एंड ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया है, और इसके मेन पोस्टुलेट में और मेन फैक्टर में हमने किसी भी मॉलिक्यूल में किसी सेंट्रल एटम की हिब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करनी है उसको एक्सप्लेन किया है। कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए मैंने किए हैं क्वेश्चंस की, उनको देखते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन अभी आपके सामने है। क्वेश्चन है, all of the following are the correct statements regarding the difference between the sigma bond and the pi bond except sigma bond और pi bond की जो correct statements में से जो incorrect है उसको देखना है। ए में कहता है it is found by the linear overlapping of the two, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल इस तरह pi bond की definition लिखी है, सही कह रहा है। क्वेश्चन आपके सामने। बीटा में कहता है it has the restricted rotation about the, ये गलत है। सिंगल बॉन्ड बनाता है सिग्मा बॉन्ड जी, और सिंगल बॉन्ड में हमेशा रोटेशन होती है, फ्री रोटेशन, तभी तो अल्केन्स ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, जबकि पाई बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, इसने उलट कर दी है। सो बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है। जहां तक चार्ली ऑप्शन का ताल्लुक है, इट हैज वन लूप, बिल्कुल सही कह रहा है। दैट हैज द टू लूप, बिल्कुल ठीक कह रहा है। इट हैज सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी एंड इट हैज ऑफ कोर्स अ काइंड ऑफ नो सिमेट्रिकल, यानी कि अनसिमेट्रिकल, अबव एंड बिलो द प्लेन आ गया। ये सारी बातें ठीक हैं सिवाय बीटा ऑप्शन के जो गलत है, जिसमें फ्री रोटेशन के बारे में बिल्कुल उलट इंफॉर्मेशन दी गई है। सो ये आपके सामने डाटा था, आप इसको नोटिफाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन VBT से एसोसिएटेड आपके सामने, कहता है C2H2 molecule is linear which can be deduced from the numbers of the sigma and the pi bonds present in the molecule, that table बता देता है। अच्छा, वो पूछ क्या रहा है एक्सप्लेनेशन में, वो कहता है कि हमारे पास इसका सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की डिस्क्रिप्शन दें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं C2H2 में, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान है, और हर एक कार्बन ने अपनी एक एक हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक में आप पढ़ के आए हैं, वेरी सिंपल। एसिटिलीन में C2H2 में, जिसे हम इथाइन कहते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। सो टेबल में पूछ रहा था, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल आंसर, जो कि आपके सामने एक्सप्लेन किया गया। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको फुल एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं कि वहाँ पे हमारे लिए कौन सा लिटरेचर वेट कर रहा है, जो कि बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ से एसोसिएटेड है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम रिमेनिंग टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि इस लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और वो है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और कुछ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे। आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्लाइड फॉर यू पीपल, जिसको आप देखेंगे, और उसमें MD-CAT के हवाले से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है। सो आप व्हाइट बोर्ड पर भी स्लाइड देख रहे हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन में वो कहते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, और आपको पता है कि द बॉन्ड एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स, ये वही अमाउंट ऑफ एनर्जी है जब ये बॉन्ड बन रहे थे तो रिलीज हुई थी। गॉट इट। तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनको तोड़ने के लिए, डेफिनेशन कर दी। और ये एंथैल्पी चेंज, वो सारा स्टेटमेंट, स्प्लिटिंग अ मॉलिक्यूल इनटू इट्स कंपोनेंट एटम्स इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी, ये वही डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी गई है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है सिंपल डेफिनेशन में भी, मैं एमसीक्यूज की भी स्लाइड्स दिखाऊंगा, लेकिन अभी डेफिनेशन होगी। अब जो दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करती है, वेरी इंफॉर्मेटिव चार्ट यू आर ऑब्जर्विंग इन फ्रंट ऑफ यू, उसमें वो कहता है कि किन फैक्टर्स पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है और किस तरह से। ये पॉइंट्स आपके MD-CAT के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अहम है। वॉच दिस। कहते हैं बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर और द मल्टीपल बॉन्ड्स। दो एटम्स के दरमियान जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। यस, तो उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। एग्जांपल्स दिए उसने, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड की, प्लस एक नया फैक्टर जो कि बॉन्ड पोलैरिटी से एसोसिएटेड है। बॉन्ड, पहले तो बॉन्ड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कहता है बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ और द साइज ऑफ एटम। जाहिर सी बात है, एक बॉन्ड अगर दो ऐसे एटमों के दरमियान है जो क्लोजर हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के दरमियान में और वो करीब हैं, तो जाहिर बात है ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी उसको तोड़ने के लिए। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वो चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे लेस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो,
चाहे उनका साइज बड़ा हो, जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी तो उस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। गॉट इट? तो ये इसका इनवर्स रिलेशन है। ये जो पैटर्न अडॉप्ट किया गया फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन लर्न एंड यू कैन आंसर विद कॉन्फिडेंस द क्वेश्चंस, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मिसालें दी हैं उसने, भाई HF में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा क्यों है? फ्लोरीन छोटा एटम है। और फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में बॉन्ड एनर्जी क्यों कम हो जाती है? आयोडीन का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड तोड़ना आसान है, बॉन्ड एनर्जी कम है। गॉट इट? सो तीसरा, बॉन्ड एनर्जी is directly proportional to the S character. So what is S character or the S percentage? My dear students, organic के lectures में मैंने आपको बताया था कि S character is directly proportional to the ionic character. जितना ज्यादा ionic character होगा बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर होगा, बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतना बॉन्ड मजबूत होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। क्लियर है? सो एस कैरेक्टर को अपने ज़हन में रखिएगा। इसको आप बॉन्ड पोलैरिटी के रेफरेंस से भी कह सकते हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा। अगर एक बॉन्ड दो ऐसे एटमों के दरमियान में है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मैक्सिमम रखते हैं, जैसे HF की ही बात कर ले तो बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है। अब वो बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से उसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि हम जानते हैं जितना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर, यानी यही एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है, पोलर नेचर बढ़ती जाती है और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इन तमाम फैक्टर्स की बेस पे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स देखें। फर्दर वो कहता है बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। हम अभी वेस्पर थ्योरी में पढ़ के आए हैं कि लोन पेयर्स आर फ्रीली टू मूव, लोन पेयर्स में रिपल्शन मैक्सिमम होती है। लोन पेयर्स की रिपल्शन की वजह से डिस्टर्बेंस या प्रेशर ऑन द बॉन्डेड एटम ज्यादा होता है, तो उसको तोड़ना आसान हो जाता है। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे, अगर कोई बॉन्डेड एटम है तो उतना कमजोर होता जाएगा, जितना बॉन्ड कमजोर होता जाएगा। अब जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। इनवर्स रिलेशन है, एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों के सामने और एग्जांपल्स भी आपके सामने दी गई हैं। सो दिस वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट रिप्रेजेंटिंग द फैक्टर कि बॉन्ड एनर्जी किस पे होती है। आपके सामने स्लाइड चल रही है, अभी मजीद इसी स्लाइड को डिस्कस करूंगा बॉन्ड एनर्जी के हवाले से। आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस की बात करता है, ये एप्लीकेशंस स्पेसिफिकली लिखी हैं, ये पॉइंट्स एमडी कैट के पास्ट पेपर्स में से मॉडिफाई किए गए हैं। पहला पॉइंट देखें, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स। हाँ, हम बॉन्ड एनर्जी से अंदाजा लगा लेते हैं इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कम एनर्जी चाहिए, ये वीकर बॉन्ड है। वेरी सिंपल। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड द बॉन्डिंग। अभी लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट की बात की, लोन पेयर ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी कम हो गई, तो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, क्या शेप हो सकती है, क्या उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हो सकती है, किसके ओरिएंटेशन पे ऑर्बिटल्स लाए करते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन बॉन्ड एनर्जी से हम गेन कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे, 2 3 4 एमसीक्यूज में ऑप्शन दे देगा और कहेगा ऑल ऑफ देम या नन ऑफ देम या विच वन ऑफ देम। गॉट इट? सो इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। उसके बाद है एस्टिमेटिंग द एंथैल्पी चेंजेस इन द रिएक्शन। इफ समवन आस्क कि बॉन्ड एनर्जी का सबसे बेस्ट यूज क्या है, मेरे वर्ड सुनिएगा। आप देख रहे हैं इसको अंडरलाइन किया मैंने स्लाइड में, स्टार लगाया है, क्यों? बेस्ट पर्पस या ओरिजिनल पर्पस to calculate the bond energy is to calculate the enthalpy changes। थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में, इंडस्ट्री में हम जब एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, एनर्जी इकोनॉमी डिसाइड कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि यार इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए होगी, कितनी कम एनर्जी चाहिए होगी, कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो एस्टिमेशन ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस, जो कि एनर्जी इकोनॉमी के लिए स्पेसिफिकली इन द सेंचुरी ऑफ द एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बॉन्ड एनर्जी केमिस्ट्री में, कंपाउंड्स में, इंडस्ट्रियल स्केल पे चेंजेस को करने के लिए, एस्टिमेशन के लिए हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन की है इस पॉइंट के ऊपर क्योंकि ये बहुत अहम आपसे पूछा जाएगा। तो नंबर 4 पे मैंने लिखा है अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इससे भी हमें मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन का पता चलता है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको टूटने में देर लगेगी, इससे स्टेप स्लो हो जाएगा, जो स्टेप स्लो होगा वो रेट डिटर्मिनिंग होगा, वहां से रेट ऑफ रिएक्शन भी सामने आ जाएगा। सारी चीजें इंटररिलेटेड हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट द बॉन्ड एनर्जी। जो स्लाइड आपके सामने है, अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए आप लोगों के सामने। आपके सामने स्लाइड है, मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी? किलोजूल्स पर मोल में मेजर किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। फॉर द मोमेंट आपके ज़हन में ख्याल आया होगा
कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा बॉन्ड्स, ऑफ कोर्स उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, लेकिन कंफ्यूजन आ गई होगी कि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया है और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से शायद इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो। माय डियर स्टूडेंट्स, पहला फैक्टर हमने ये देखना है जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा हैं उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो लिहाजा मेरे पास अगर इन ऑप्शंस में मैं देखूं तो मेरे पास जो ऑप्शन है मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी उसने पूछा है, वैल्यूज दी गई हैं। सो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यूज भी आपके सामने दी गई हैं, वो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, डेफिनेटली 839 किलोजूल्स पर मोल। मैंने इंफॉर्मेशन में उनकी वैल्यूज भी लिख दी हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्पफुल फॉर यू। इसी स्लाइड में एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी इन किलोजूल्स पर मोल। अब वही फैक्टर्स और एक काम आ रहे हैं, वो कहते हैं कि किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की, फ्लोरीन फ्लोरीन की, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की। खूबसूरत सवाल, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सवाल एमडी कैट में आया हुआ, हमारे जहन में क्वेश्चन आया कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, मैं इसको आंसर कर रहा हूं, क्यों? आपके पास ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन है, भाई जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक एटम के पास, ठीक है उनका बॉन्ड बन गया, लेकिन उनमें रिपल्शन भी उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस की बात ही नहीं है, सब में जीरो है, लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड आसानी से तोड़ा जा सकता है। हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी शेयरिंग से एक बॉन्ड बन रहा है, एंड डेफिनेटली उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है सबसे। एक और फैक्टर आप देखें, उसने नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड ही शो किया, ट्रिपल बॉन्ड नहीं शो किया। ऑक्सीजन में भी उसने सिंगल बॉन्ड ही शो किया है। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स होते तो फिर मेरा क्वेश्चन जारी बात है, जिसमें ज्यादा बॉन्ड होते उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती। ये तमाम पॉइंट्स में डियर स्टूडेंट्स आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर यू, और ये जो तमाम डाटा आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है वेरी मच इंफॉर्मेटिव। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल रखी गई। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटर बॉन्ड लेंथ। वेल, ये बॉन्ड लेंथ से एसोसिएटेड क्वेश्चन है। हम जानते हैं बॉन्ड लेंथ क्या होता है, मैंने बॉन्ड एनर्जी के डिस्क्रिप्शन में इसको बोला था कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस बॉन्ड लेंथ। हम जानते हैं बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है, हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ हमारे पास डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस पे भी डिपेंड करती है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा, उतना न्यूक्लियर करीब आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई है, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो गई है। बिल्कुल इसी तरह जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शेयरिंग होगी, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, बेटर जानते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रैंग होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रैंग होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 1.20 एंगस्ट्रैंग होता है। तो जिससे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती जाती है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस, बॉन्ड पोलैरिटी, नंबर ऑफ द बॉन्ड्स, ये सारे फैक्टर हमारे पास बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट करते हैं। सो ये बॉन्ड लेंथ से एसोसिएटेड है। अब मैंने जब देखा वो दोनों फैक्टर्स वो आगे, तो उसने कहा कि किसमें बॉन्ड लेंथ सबसे विच वन ऑफ द हैज ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, तो उसने कार्बन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी कहा है, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहा है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन और कार्बन। अच्छा, मैंने वैल्यूज दी हैं, आप देखते हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 122 पिकोमीटर है, उसने सबसे ज्यादा पूछा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अभी मैंने बोला था कि हमारे पास 133 पिकोमीटर होता है, और चार्ली में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है 1.20 होता है, कार्बन नाइट्रोजन 110 पिकोमीटर होता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि मेरे पास कौन सी ऑप्शन है? बीट ऑप्शन इज माय आंसर। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन रखेंगे जो कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ऑन द नेक्स्ट मूव। जी तो डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा जबरदस्त टॉपिक। एमडी कैट में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने एक लेआउट बना दिया आपके सामने, जिसको हम डिस्कस करते हैं और आंसर देंगे। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, एक होती है इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान में होती है। इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस वो केमिकल फोर्सेस होती हैं, लेकिन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस फिजिकल फोर्सेस होती हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस फिजिकल फोर्सेस हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही अफेक्ट करती हैं। हमारे पास, मैं बेसिकली इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को दो मेन कैटेगरीज में डिफाइन कर रहा हूं। सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं, वॉच दिस, द वैन डर वाल्स फोर्सेस, वीक फिजिकल फोर्सेस बट दे इफेक्ट। अच्छा, हम पढ़ के आ चुके हैं कि ये स्ट्रॉन्गर और वीकर का कॉन्सेप्ट वेरी करता है। बाज फिनोमिनन में
हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, उनका रोल ज्यादा होता है, वो स्ट्रोंगर होती हैं, और बाज मामले में हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीकर रोल प्ले कर रही होती है। तो तमाम फैक्टर्स अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले तो मैं कैटेगराइज कर दूं, कुछ इंफॉर्मेशन आप साथ साथ नोटिफाई भी करेंगे। सबसे पहले मैंने बात की डायपोल फोर्सेस, नाम से ही जाहिर है ऐसी इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हो जो कि पोलर हैं, विच आर द पोलर मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स में पोल्स बने हो। यू नो व्हाट आर द पोल्स, यू नो हमारे पास एक मॉलिक्यूल दो ऐसे एटमों से बना है जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 0.5 से ज्यादा है, तो उनमें एक पॉजिटिव पोल हो जाता है, एक नेगेटिव पोल हो जाता है। एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन ज्यादा होती है, दूसरी तरफ कम होती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दो पोल बन गए, उस एक मॉलिक्यूल को बोलते हैं डायपोल। अब वो एक डायपोल किसी दूसरे डायपोल मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन करता है ना, उसका नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करता है, तो दैट फिजिकल फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड एज डायपोल फोर्स। इसका दूसरा नाम है कीसम फोर्सेस। डायपोल फोर्सेस का दूसरा नाम है कीसम फोर्सेस। एफएससी से हट के अलावा इंफॉर्मेशन है, नोट कीजिएगा, आपके काम आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है मिसाल के तौर पे HCl में, HBr में, CSCl, क्लोरोफॉर्म, लाइक किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में। यहाँ पे एक बात जहन में रहे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिनेरियो भी मैंने बाद में डिस्कस करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको भी बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। सो अभी मैंने डायपोल एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे जो मैंने दो एग्जांपल दी, मैंने खास तौर पे इसलिए कहा कि हमारे पास HCl में, HBr में, HI में दिखने में लगेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, डायपोल फोर्सेस होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीन एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन हो तो बनता है बस फोन, इसके अलावा नहीं। इसकी डिटेल पढ़ते हैं अभी, वॉच दिस। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। डिबाई फोर्सेस, ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है और दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। होता क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आता है तो उसका पॉजिटिव पोल या नेगेटिव पोल जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करता है और उसको भी डायपोल बना देता है, लेकिन वो डायपोल इंड्यूस्ड होता है, जनरेटेड होता है। इसको डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स भी कहते हैं। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस या डिबाई फोर्सेस, एक पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एग्जांपल्स, एमडी कैट के क्वेश्चंस की एग्जांपल आपके सामने रखी है। आपको कह दे कि इफ नियॉन नोबल गैस है, नॉन पोलर है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हाट काइंड ऑफ द इंटरमोलेकुलर फोर्स इज प्रोड्यूस्ड? तो आप कहेंगे नियॉन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, इन दोनों के दरमियान नॉन पोलर पोलर में डिबाई फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। गॉट इट? तो ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। फ्रिट्ज लंदन ने इसको डिस्कवर किया था, हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ रहे हैं। अब मॉलिक्यूल ही नॉन पोलर है, उनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे आएगी? आती है कैसे? हमारे पास जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, उसने नोबल गैसेस में और हैलोजेंस में इस फिनोमेनन को ऑब्जर्व किया था। वो कहता था कि F2Cl2 Br2I2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है, ठीक है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन डेंसर गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि टॉप टू बॉटम शेल्स बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, साइज के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट होता है, लार्ज होता है, फैल जाता है, तो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस डायपोल्स बनते हैं। जितना लार्जर साइज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्पर्स होगा, उतना ज्यादा चांस होगा पोलराइजेशन का, मतलब पोल्स बनने का, मतलब इंस्टेंटेनियस डायपोल्स बनने का। जब एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बनता है तो वो दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इंड्यूस कर देता है, जैसे कि एक डायपोल ने सिंपल नॉन पोलर को इंड्यूस किया ना, बिल्कुल इसी तरह एक इंस्टेंटेनियस डायपोल ने नॉन पोलर को इंड्यूस कर दिया। इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, दैट काइंड ऑफ द इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज बिटवीन द टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर लार्ज साइज, ड्यू टू द डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एस्टैब्लिश होगी, एक इंटरमोलेकुलर फोर्स एस्टैब्लिश होगी। आपके सामने एग्जांपल्स हैं, वॉच दिस। हैलोजेंस, नोबल गैसेस, ये तो एग्जांपल्स हैं सिंपल। हाइड्रोकार्बन्स, ये मैंने खास तौर पे लिखा, एमडी कैट में क्वेश्चन दे दिया जाता है। हेक्सेन की बात कर देता है, बेंजीन की बात कर देता है, हाइड्रोकार्बन्स की, डीकेन की बात कर देता है, और कहते हैं these molecules contain which type of the forces, या कोई एक मॉलिक्यूल लिख देता है, ऑक्टेन,
ऑक्टेन कंटेन विच टाइप ऑफ द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस? अब वंडरवाल फोर्सेस की 3 टाइप्स है, जिसमें एक डायपोल फोर्स कीसम फोर्स दे देता है, बीटा ऑप्शन में डिबाई फोर्स कह देता है, तीसरी ऑप्शन में इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल या लंडन डिस्पर्शन फोर्स की बात कर देता है, तो यू विल से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्यों? हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है और नॉन पोलर के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कौन सी होती है? दो नॉन पोलर, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। दैट डिपेंड अपॉन द साइज, जितना साइज ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ये फोर्सेस होंगी। सो दैट वाज द जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट द वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोला? क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल का। अच्छा, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव? सिर्फ 3 एलिमेंट्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फोन से याद कर सकते हैं। क्यों? फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के रेशो में कम है, जिस वजह से माय डियर स्टूडेंट्स HCl का जो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। HCl इज द बॉर्डरलाइन केस। हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होते हैं? मैं एक लफ्ज ही बोल देता हूं, फ्लोरीन एटम के लोन पेयर में, या नाइट्रोजन के लोन पेयर, या ऑक्सीजन के लोन पेयर, और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। मैं बात करता हूं HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की। HCl गैस है, HBr गैस, HI गैस। Why HF is liquid? Because in HF there is the strongest hydrogen bond. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉन्ड है। चूंकि फिजिकल बॉन्ड है इसलिए ये केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट नहीं करेगा, याद रखना है। ठीक हो गया? स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगा। कंडीशन क्या चाहिए होती है एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एक लोन पेयर और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन HF। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन कलेक्टिव फिनोमिनन। ये किस में ज्यादा होता है? वाटर में। कैसे? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और 2 ही हाइड्रोजन है, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। HF में 3 लोन पेयर तो हैं लेकिन हाइड्रोजन एक है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। NH3 में 1 लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन आइटम्स है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O में चूंकि ज्यादा होती है, इस वजह से कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से आपको डिस्क्राइब किया गया। अब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से कुछ MCQs की प्रैक्टिस करते हैं जो कि बहुत जरूरी है। जी तो डियर स्टूडेंट, एक स्लाइड आप देख रहे हैं जिसमें मैंने एक MCQ रखा है। इसी एक MCQ में कंप्लीट डिटेल आपको नजर आ जाएगी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के हवाले से। मेरे पॉइंट्स भी, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन द इंडिकेटेड मॉलिक्यूल। इंडिकेटेड मॉलिक्यूल बता दिए उसने, क्या बताओ कौन सी इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जस्ट वॉच दैट। ऑप्शन ए में कहता है मॉलिक्यूल HCl है। द टाइप ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्स डिबाई फोर्सेस कह रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं, अभी आंसर करते हैं ना इसको कि मेरे पास कौन सी इनकरेक्ट है। जरा ध्यान में रखिएगा, थोड़ी कंफ्यूजन आई है यहाँ पे। डिबाई फोर्सेस क्या है मैंने अभी बताया। डिबाई फोर्सेस एक नॉन पोलर एक पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में है। सो इस पॉइंट को ध्यान में रखें, यहाँ पे कंफ्यूजन है। बीटा ऑप्शन देखते हैं। CH क्लोरोफॉर्मिक पोलर मॉलिक्यूल है। द डायपोल फोर्सेस, ठीक। चार्ली ऑप्शन में कहते हैं हैलोजेंस इन द लिक्विड स्टेट। हैलोजेंस इन द लिक्विड स्टेट कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं? वो जो टेबल में बता रहा है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक। और डेल्टा में कहता है नोबल गैसेस इन लिक्विड स्टेट। तो नोबल गैसेस भी नॉन पोलर होती हैं, तो वो कह रहा है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल में अगर मैंने चूज करना है, इसकी डिस्क्रिप्शन में कर चुका हूं। अदर देन द मेमोरी, हम जानते हैं HCl पोलर है, डायपोल है, इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो डायपोल फोर्स होगी। ये डिबाई फोर्सेस कह रहा है। डिबाई में तो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। अल्फा ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आप देख सकते हैं कि MCQ में उसने तमाम कैटेगरीज को एज एन इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर कर दिया। सो आई होप कि आप लोग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से थी, चाहे वो कीसम फोर्सेस यानी डायपोल फोर्सेस के हवाले से, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनकी एग्जांपल्स शेयर की हैं, या डिबाई फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, इनके ऊपर फोकस करेंगे। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी के रिलेशंस जो बेहतरीन स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई,
उनके ऊपर फोकस करेंगे, आप तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह इस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।